दोस्तों नमस्कार और स्वागत है आपका आपके अपने ही YouTube चैनल बीएड एग्ज़ाम पर। और उम्मीद करता हूं दोस्तों अभी तक के आपके एग्ज़ाम का जो सफ़र रहा है, एग्ज़ाम जो हुए हैं आपके काफ़ी अच्छे हुए होंगे। और इसी आशा से कि आप अब इस आखिरी एग्ज़ाम में अपना सब कुछ सर्वस्व समर्पण करते हुए, सारी मेहनत झोंकते हुए मैक्सिमम नंबर लाने का प्रयास करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको पूरा प्रयास करना चाहिए कि आप जो है अधिक से अधिक अंक अर्जित करें। जी हाँ दोस्तों, तो इसके लिए आपको सर्च करना ये है कि जो नोट्स मैं आपको शेयर कर रहा हूँ प्लस जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी मैं आपके एग्जाम तक शेयर करूँगा उसको आप देखते रहिए। मैं डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ नोट्स आपको एडिशनल नोट्स शेयर करूँगा। हिंदी में भी मिलेगा, आपको इंग्लिश में भी मिलेगा, तो घबराने की बात नहीं है। ये पेपर आपको 50 में से, क्योंकि ये हमारा ओरिजिनल पेपर जो होता है हमारा वो 50 मार्क्स का होता है, ऑप्शनल पेपर। सो इसमें हमें अधिक से अधिक अंक अर्जित करने, कम से कम हमारा टारगेट 40 प्लस का होना चाहिए। तब जाके जो है इस पेपर में जो हमने मेहनत की है उसका कहीं हमें सही परिणाम मिलेगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ हम स्टार्ट करेंगे। ये टॉपिक जो कि आपको एग्ज़ाम में आने ही वाला है, आप इसको अवॉइड कर ही नहीं सकते। तो आइए समझते हैं। देखिए, अगर आपको 500 वर्ड वाले क्वेश्चन आते हैं उसके हिसाब से भी ये टॉपिक बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से डेवलप किया गया है ये कंटेंट। और साथ ही साथ यहाँ पर जो टॉपिक्स दिए गए इनसे आप 2 नंबर के क्वेश्चन, आप मतलब जो हमारे यहाँ पे 1 नंबर का होगा अभी ऑप्शनल पेपर में, और 5 नंबर के प्रश्न जो सेक्शन बी में होता है 200 शब्दों का, उसके लिए भी आपको यहाँ पे अच्छा कंटेंट मिलेगा। और साथ ही साथ आपको एक आइडिया हो जाएगा। इंग्लिश में भी कंटेंट मैं आपको इसके बाद शेयर करने वाला हूं, तो प्लीज़ उस वीडियो को भी आप जरूर देखिएगा। और हम अभी फिलहाल देखते हैं कि आखिर पर्यावरण प्रदूषण क्या है। तो मैं जस्ट एक कहानी की तरह से आपको इस बात को समझाने का प्रयास करता हूं कि अगर आपके एग्जाम में भी आ जाए, मैं इसे 500 वर्ड के क्वेश्चन के हिसाब से, स्टाइल से, उस तरीके से आपके सामने रख रहा हूं जैसा आपको भी एग्जाम में लिखना चाहिए, ताकि आप जो है इसको बेहतर तरीके से लिख पाएं और आपके अंक भी आए। तो अगर 500 वर्ड में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आपको किस तरह से आगे बढ़ना है वो यहाँ पर हम लोग देखेंगे। शुरुआत कैसे करना वो मैं आपको अभी बताता हूँ, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, जब भी 500 वर्ड के क्वेश्चन आया तो सीधे सीधे आप प्रश्न का उत्तर देना शुरू ना करें। थोड़े विषय संबंधित लोगों को एक साधारण जानकारी दें, थोड़ी उससे संबंधित जो उसका बैकग्राउंड होता है वो बताने का प्रयास करें। तो आइए यहाँ पर अभी वही काम करते हैं। देखिए, आपको इस तरह से स्टार्ट करना है कि प्राचीन काल में प्रकृति और मानव के बीच में एक बहुत ही घनिष्ठ भावात्मक संबंध था। मानव अत्यंत कृतज्ञ भाव से प्रकृति के द्वारा उपलब्ध जो भी उपाय, चाहे वो जल हो, चाहे वो मृदा हो यानी कि मिट्टी हो, हवा है, पानी है, प्राकृतिक संसाधन है, पशु पक्षियों का योगदान है, पशु पक्षियों द्वारा जो कलरव होता है, जो वातावरण को मधुर बनाया जाता है, वातावरण में जो उपलब्ध संसाधन है, जो खुशियां हैं, वो हर एक चीज़ को बहुत ही सम्मान के साथ, कृतज्ञ साथ में दोनों हाथों को जोड़कर वो आसानी से उसको ग्रहण करता था। प्रकृति भी किसी से भी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करती थी। प्रकृति के किसी भी अवयव को मनुष्य तब क्षति भी नहीं पहुंचाता था, क्योंकि वह उसे धार्मिक दृष्टिकोण से देखता था। और प्रकृति के किसी भी अंग को, प्रकृति के किसी भी तत्व को, किसी भी कारक को क्षति पहुंचाना मतलब कि मनुष्य के लिए वो एक पाप का कार्य था। बढ़ती जनसंख्या, ध्यान देंगे दोस्तों यहाँ पर कि बढ़ती जनसंख्या एवं भौतिक विकास के फलस्वरूप प्रकृति की असीमित दोहन शुरू हो गई। जी हाँ दोस्तों, हमें अधिक से अधिक संसाधनों की आवश्यकता पड़ने लगी। हमें अपने घरों को बेहतर बनाने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा घर बनाने के लिए, खेती के लिए खेती योग्य भूमि की आवश्यकता पड़ने लगी। अधिक से अधिक भोजन उत्पादन के लिए अधिक से अधिक कृषि योग्य भूमि का रिक्वायरमेंट होने लगी, उसकी आवश्यकता पड़ने। तो इस तरह के कामों के कारण साथ ही साथ जो जीवन स्तर में लगातार बदलाव आया, सुधार आया है, और जो जीवन की प्रत्याशा है, जो हमारी उम्मीदें हैं अपने जीवन को लेकर, हमारी जो सपने हुए, उस तरह के सपने, उस तरह की ज़रूरतें, उस तरह की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हम पूरी तरह से जो है प्रकृति पर ही या तो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर करते हैं। इन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु हम जब काम करते हैं तो कहीं नहीं प्रकृति को हम नुकसान भी पहुंचाते हैं। तो भूमि से हमने अपने खनिज संपदा, डीजल, पेट्रोल आदि जैसे बहुत सारी चीज़ें जो है प्राकृतिक खनन के माध्यम से निकाला है। वृक्षों को काट काट कर मानव समाज ने धरती को तकरीबन जो है बंजर सा ही बना दिया है। अब इस समय में वर्तमान स्थिति ऐसी है कि लगातार कटते हुए वृक्षों, लगातार नुकसान हो रहे जंगलों के कारण जो है प्रकृति का जो संतुलन है वो भी कहीं ना कहीं खराब हुआ है, और कहीं ना कहीं मानव के अस्तित्व के लिए एक बहुत बड़े संकट के रूप में उभर कर सामने आया है।
वन्य जीवन के प्रकृतिवास जो भी थे उनको भी वनों के कटाव के कारण हमने काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। और आज आप देख सकते हैं कि काफ़ी जो वन्य जीव हैं वो तो या तो विलुप्त हो चुके हैं या फिर वो विलुप्त होने की कगार पे, यानी कि वो वल्नरेबल कैटेगरी में आ गए हैं या इंडेंजर्ड कैटेगरी में आ गए हैं या फिर कंप्लीटली जो एक्सटिंक्ट हो गए, मतलब कि पृथ्वी पर अब उनका अस्तित्व ही नहीं है। असीमित मतलब बिना किसी रोक टोक के जो औद्योगिकरण की प्रक्रिया चल रही है, तो औद्योगिकरण की प्रक्रिया के कारण लगातार जो उद्योग धंधे हैं, लगातार जो फैक्ट्रियां हैं, या हम जो मानव निर्मित बहुत सारे ऐसे काम है, चाहे वो गाड़ियों का चलना हो, चाहे वो फैक्ट्रियों का चलना हो, घरों में चलने वाली मशीनें हैं, इन सारी चीज़ों से कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से गंदी जो अब बोल से गंदी और हानिकारक जो आपके केमिकल्स होते हैं, जानलेवा जो धुआं होता है, वो वायुमंडल में चिमनियों के माध्यम से हम जो है वहाँ पर भेजते रहते हैं, वायुमंडल को दूषित करते रहते हैं। आज फैक्ट्रियों के जल के कारण, घर के गंदे जल के कारण, नालों में गंदे पानी के कारण, रुकाव के कारण, प्लास्टिक के अत्यधिक उपयोग के कारण, केमिकल्स के अत्यधिक उपयोग के कारण, खेतों में अधिक उर्वरक के इस्तेमाल के कारण कहीं न कहीं नदियों का जल भी जो है दूषित हो चुका है। नदियों का जल आज विषाक्त होने के कारण उसमें रहने वाली मछलियां एवं अन्य जो जलीय जीव थे तड़प तड़प कर मर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ऑक्सीजन की मात्रा पानी में कम हो रही है, यूट्रिफिकेशन हो रहा है, यानी कि जब यूरिया, पोटेशियम जैसे तत्वों की मात्रा जल में बढ़ जाती है तो जल में जलकुंभी जैसी चीज़ें उत्पन्न होने लगती है जो कि ऑक्सीजन की मात्रा को कम करती हैं, धूप की मात्रा को जल में पहुंचने नहीं देती हैं, जिससे कि जल में जो नीचे सतह पर रहने वाले या ऊपरी सतह पर भी जल के रहने वाले जो छोटे छोटी मछलियां या छोटे छोटे जीव होते हैं, जलीय जीव होते हैं, उनका अस्तित्व खतरे में आ जाता है। नदियों का जल विषाक्त होने के कारण उसमें रहने वाली मछलियां एवं अन्य जलीय जीव जो है अब ठीक से जीवित नहीं रह सकते। बढ़ते ध्वनि प्रदूषण के कारण आजकल लोगों में आमतौर पर हाइपर टेंशन, कानों का जो है आप समय कानों से संबंधित बहुत सारी बीमारियां, कानों के पर्दों का ठीक से काम न करना, बहरापन होना, आंशिक रूप से बहरापन होना, या इस तरह की बहुत सारी घातक बीमारियां, जैसे कि आप देखते हैं हाइपर टेंशन, आप सुनने में आता है कि लोगों को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, लोगों को माइग्रेन हो रहा है। इस तरह की बहुत सारी बीमारियां जो हैं कहीं ना कहीं तेज ध्वनि और ध्वनि प्रदूषण के कारण होती है। लगातार रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग भी भूमि को जहरीला बनाता जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, हम अपनी कृषि उपज को बढ़ाने के लिए कई तरह के उर्वरकों का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें पोटेशियम होता है, जिसमें अमोनिया होता है, जिसमें आपका क्लोरीन होता है। तो अन्य तरह के जो विभिन्न प्रकार के जो हम केमिकल्स का इस्तेमाल करें, केमिकल उर्वरक का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनसे कहीं ना कहीं धरती के अंदर, धरती की ऊपरी सतह पर हम ढेर सारा केमिकल भेजते जा रहे हैं, ढेर सारा केमिकल हम वहाँ पर एकत्र करते जा रहे हैं, जिससे कि वो खाद्य पदार्थों में भी जो है आ जा रहा, हमारे भोजन का जो बोलते हैं ना फूड साइकिल, उसमें भी वो प्रवेश कर जाता है और वो हमें प्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचा रहा है। आप देखेंगे कि पृथ्वी पर अम्लीय वर्षा का प्रकोप, अब वायु प्रदूषण के कारण अब वातावरण में ज़्यादा से ज़्यादा सल्फर और नाइट्रोजन जैसे ऑक्साइड्स जो होते हैं, सल्फर और नाइट्रोजन जैसे तत्व जब ऑक्सीजन में होते हैं, वातावरण में होते हैं, तो वर्षा के जल के साथ वो मिलकर एसिड रेन बनाते हैं, और जिससे कि आप देखेंगे कि बहुत सारे पशु पक्षियों का जीवन जो है नष्ट हो रहा है। बहुत सारे जो प्राचीन काल के पुरातात्विक जो हमारे मनोरथ, जो हमारे बहुत सारे बिल्डिंग्स हैं, जैसे कि ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया, कुतुब मीनार हो गया, इस तरह की जो पुरानी प्राचीन बिल्डिंग्स हैं, धरोहर से, उनको भी नुकसान पहुंच रहा है। मनुष्य को स्किन संबंधित, त्वचा संबंधित बहुत सारी बीमारी, पेड़ पौधों को उनके अस्तित्व में पत्तियों का जलना, खराब होना, सड़ना, इस तरह की बीमारियां भी देखने को मिलती हैं। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं पर्यावरण प्रदूषण का ही स्वरूप है और कहीं ना कहीं पर्यावरण के हानिकारक स्वरूप को हमारे सामने रखता है। प्रदूषण, देखिए, प्रदूषण पर्यावरण में दूषक पदार्थों के प्रवेश के कारण प्रकृति संतुलन में पैदा होने वाले दोष को कहते हैं। जी हाँ, एक इम्पॉर्टेंट और बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन है कि पर्यावरण प्रदूषण क्या है। तो पर्यावरण प्रदूषण को हम ऐसा कह सकते हैं कि प्रदूषक जो भी होते हैं, जिस भी प्रकार के होते हैं, पर्यावरण में दूषक पदार्थों के प्रवेश के कारण जब प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाता है, प्रकृति संतुलन में खोट आ जाती है, उसमें असंतुलन आ जाता है, जिसे हम पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। प्रदूषण का अर्थ है हवा, पानी, मिट्टी आदि जैसे जो आवश्यक तत्व जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, उसमें अनवांछित, जिनकी आवश्यकता नहीं, जो हानिकारक है, ऐसे द्रव्यों का, ऐसे तत्वों के समावेश से, ऐसे तत्वों के आगमन से, मिलने से, मिक्स होने से जो है वातावरण का दूषित होना ही
पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है, जिसके प्रभाव स्वरूप सजीवों पर प्रत्यक्ष रूप से विपरीत प्रभाव पड़ता है। जो भी जीवित प्राणी हैं उन पर, और कहीं ना कहीं अजीवित प्राणी भी वो भी प्रभावित होते हैं, अजीवित तत्व भी प्रभावित होते हैं, तथा पारिस्थितिक तंत्र को भी गहरा नुकसान पहुंचता है। जी हाँ दोस्तों, जो पर्यावरण का बैलेंस है, पर्यावरण का जो संतुलन है, जैसे कि आप देखें वैश्विक तापमान जिसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, वो भी लगातार बढ़ रहा है। इसको भी बहुत ज़्यादा खतरा है। ओजोन लेयर की परत में जो है कमी आई है, जिसे हम ओजोन लेयर डिप्लीशन कहते हैं या ओजोन लेयर में छेद भी कहते हैं। इसी तरह से वैश्विक तापमान भी लगातार कुछ ही मात्रा से लेकिन बढ़ रहा है। पर्यावरण गर्मी के कारण, पर्यावरण प्रदूषण के कारण, बढ़ते हुए ग्लोबल वार्मिंग के कारण आप देख रहे हैं कि जो हिम शिखरों पे जमी हुई बर्फ थी वो गल रही है, जिसको हम पिलर मेल्टिंग भी कहते हैं। और इसके कारण आप देखेंगे कि ये जो समुद्र का जल है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, और जो समुद्री तटों पर बसे हुए क्षेत्र हैं, समुद्री तटों पर जो गांव बसे, जो शहर बसे, वो भी अब संकट में आ गए। जी हाँ दोस्तों, समुद्री तटों पर बसे हुए, तटीय क्षेत्र में बसे हुए जो देश हैं, गांव है, क्षेत्र हैं, उनका अस्तित्व भी भयंकर खतरे में है। कभी भी वहाँ पर सुनामी या तेज बाढ़ या किसी तरह के जलभराव जैसी स्थिति आ जाती है, जो कि लोगों के लिए जान माल का बहुत बड़ा खतरा साबित होती है। मानव की विकास संबंधी गतिविधियां जैसे कि भवन निर्माण, यातायात और निर्माण न केवल प्राकृतिक संसाधनों को घटा रही है, बल्कि इतना कूड़ा करकट हम जिसे कि अपशिष्ट बोलते वो भी उत्पन्न कर रहे हैं, जिससे कि जल, वायु, मृदा, समुद्र सभी प्रकार की चीजें जो है दूषित हो रही। वैश्विक तापमान बढ़ रहा है, और जो विभिन्न फैक्ट्रियां चल रही हैं, गाड़ियां चल रही हैं, उनसे जो हानिकारक धुएं निकल रहे हैं, उससे अम्लीय वर्षा की भी मात्रा बढ़ती जा रही है। अनुपचारित और अनुचित रूप से उपचारित अपशिष्ट यानी कूड़ा करकट, चाहे वो फैक्ट्रीज की बात करें, चाहे वो आपकी हॉस्पिटल्स की बात करें, चाहे हमारे घरों में उत्पन्न वाले कूड़े करकट प्लास्टिक के फॉर्म में हो, रबर के फॉर्म में हो, खाद्य पदार्थ के फॉर्म में हो, जो भी चीज़ें हम करते हैं पैदा, उससे कहीं ना कहीं नदियों का जल जो है वो भी प्रदूषित हो रहा है, और पर्यावरणीय अवक्रमण का ये सब जो है प्रमुख कारण बन रहे हैं। जिसके फलस्वरूप क्या हो रहा है कि मानव का, मनुष्यों के अलावा पशु पक्षियों का भी स्वास्थ्य जो है खराब हो रहा है, फसलों को गंभीर नुकसान पहुंच रहा है। इस तरह की जो चीज़ें हैं आपको देखने को मिलती हैं, और ये सभी चीज़ें जो है पर्यावरणीय असंतुलन, पर्यावरणीय प्रदूषण के कारण होता है। तो जब आपके एग्जाम में आए तो इस तरह से आपको बताते हुए लिखना है, आपको समझाते हुए लिखना है आपको। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि पर्यावरण के प्रदूषण के प्रकार क्या हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर हम लोग देखते हैं पर्यावरण प्रदूषण